हेलो प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, इस एनसीईआरटी के सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और प्यारे साथी, आपको बता दें कि सीटेट जुलाई 2024 को लेकर जो है एनसीईआरटी को यह क्लासेस को चलाए जा रहे हैं, जिसमें अभी हम जो है क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे साथी, आपको बता दें कि इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक बहुत ही विस्तारित ढंग से और एक एक सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखकर और भारत के सभी बीपीएससी हो या फिर कोई भी अलग एग्जाम हो शिक्षकों से संबंधित, उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखकर हम कोशिश किए हैं कि आपको टू द पॉइंट चीजों को समझा सकें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा हो। प्यारे साथी, इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अभी आपका शिक्षक भर्ती की मैं बात कर लूं या फिर अभी आपका सीटेट की बात की जाए, काफी वक्त है। और मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोग को जो है, मुझे लगता है ऐसा कि अभी आपको जो है विस्तार से एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, चाहे आप हमसे पढ़ें या फिर किसी से पढ़ें, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, क्योंकि एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। अभी आप किसी भी एग्जाम को देख लें, वो डायरेक्ट ट्रेंड बदल रहा है और एनसीईआरटी की ओर भाग रहा है। चाहे हम बीपीएससी 7 फेज की बात कर ले, टीआरई 2 की बात कर ले, 3 की बात कर ले, या आपका जल्द ही अगस्त में 4 भी होने वाला है। तो ये सारे एग्जाम को ध्यान में रखकर जो है एनसीईआरटी क्लासेस चलाए जा रहे हैं। और सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए भी यह क्लासेस अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यह अध्याय नंबर 4 होगा, क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। साथियों, इससे पूर्व हम बहुत सारे अलग अलग जो है चीजों को आपको समझाए थे, बताए थे, जिसमें हम कल ही पढ़े आरंभिक समाज के बारे में, आरंभिक नगरों के बारे में। प्यारे साथी, उसमें हम बहुत विस्तार से आपको बताए हैं कि आरंभिक नगर में जो है आपका खास करके सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय व्यवस्था था, क्या था, उस समय के जो लोग हैं कैसे अपना जीवन यापन करते थे, ये सारे डिटेल में हम बताए हैं। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ये भी हम आपको क्लासेस के बीच में ही बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस अध्याय को। साथ ही कोशिश करेंगे कि क्लास को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज अपने और भी मित्रों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। यहाँ से हम करेंगे प्रारंभ। देखते हैं। देखिएगा साथी, यहाँ पे अपना जो है महत्वपूर्ण चीज है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। कौन कौन सी ग्रंथ है? एक, चलो हम लोग इसके बारे में अध्ययन थोड़ा, इसको जो है हम बदल देते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को मजा आए और पढ़ने में। देखो, प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, क्या है? देखो, ऋग्वेद सच में है, सामवेद जिसका यजुर्वेद, और अथर्ववेद। अपना कितना वेद है? अपना 4 वेद है ना, 4 वेद है ना अपना। प्राचीनतम वेद अपना ऋग्वेद है, और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है, हम सभी को पता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना जो है 3500 साल पहले की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 3500 साल पूर्व की गई थी। हम आपको बताए थे ये सारे बात। ठीक है, और भारत जो है शब्द, भारत शब्द का जो हम कह लें आपको विकास, जो कि हम लोग क्लासेस का अध्याय नंबर 1 पढ़े थे, कब कहाँ कैसे, उसमें हम लोग एक टॉपिक कवर किए थे, भारत का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हम आपको वहां पे ये बताए थे कि जो भारत शब्द है, ये हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है, और इसका उद्भव जो है 3500 साल पहले हुआ है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। यही सब आपका इतिहास में पूछे जाते हैं। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो ये सारे जो है आपको कॉमन बात है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तभी तो आप कहलाएंगे ना कि अपने भारत देश के इतिहास को आप जानते हैं। ठीक है, सुख का मतलब क्या होता है प्यारे साथी? सुख का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, अच्छी तरह से बोला गया चीज जो है ये सुक्त होता है। मतलब वो उच्चारण, वो प्रार्थना जो सभी लोग अच्छे से बोल सके, उसको हम सुक्त कहते हैं। ठीक है, विभिन्न देवी देवताओं की स्मृति में रचे गए इनमें से 3
जो देवता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब आप स्टैंडर्ड लेवल की जब आप चीजों को पढ़ेंगे, अगर कभी मौका मिले आप लोग का डिमांड रहे तो हम जरूर उसको भी पढ़ाएंगे। तो जब स्टैंडर्ड लेवल की आप किताब को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा जैसे आर्य लोग भारत आए थे, तो आर्य जो है यह 3 देवताओं को मानते थे, ठीक है। आर्य कितने देवता को? 3 को मानते थे। एक आपका अग्नि हो गए, इंद्र हो गए और सोम हो गए, ठीक है। इंद्र को वर्षा की देवता भी कहा गया है, और आपको क्या कहा गया है साथी? तो इनको जो है युद्ध का देवता कहा गया है, कहीं पे लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अग्नि की बात कर ले तो अग्नि को जो है यह ईश्वर के और जो धरती पर के जो मतलब भूमि पर के जो मनुष्य हैं उन दोनों के बीच का एक क्या बनाया गया है? तो एक सेतु बताया गया है, मतलब एक आप कह सकते हैं जस्ट लाइक ब्रोकर, ठीक है। क्षमा चाहेंगे किसी को बुरा लगे तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं। आप नहीं होता है कि दो लोगों के बीच का एक सेतु होता है, उसको ब्रोकर कहते हैं। जस्ट लाइक अग्नि को माना गया था किसके द्वारा? तो आर्यों के द्वारा, ठीक है। और सोम को तो आपको पता ही है, सोम का मतलब होता है आपका शिव की भक्ति करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा सके, ठीक है। एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको चीजें समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अग्नि जो है यह आग के देवता है, ठीक है। हम सबको पता है कि यह आग अग्नि जो अग्निदेव है, अग्निदेव को जो है इष्ट और जो आम नागरिक है इसके बीच का सेतु माना गया है। इंद्र युद्ध का देवता है और सोम एक पौधा है, ठीक है। ठीक है, सोम जो है पौधा है, इसको शिव से भी आप ले सकते हैं, इसको शिव से भी आप ले सकते हैं, जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी साथी? तो ऋषियों ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्य में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ का मतलब हुआ याद करना। अधिकांश सूक्तों को रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही हुआ करते थे। कुछ प्रार्थना की रचना महिलाओं ने भी की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन। कुछ प्रार्थनाओं की जो रचना है ये महिलाओं के द्वारा भी की गई है। और साथियों, आप जब पढ़ेंगे कि जब आर्य आगमन हुआ है तो इस समय जो हम लोग कालखंड पढ़ते हैं, दो भागों में पढ़ते हैं। एक आपका ऋग वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल। प्यारे साथी, ऋग वैदिक जो काल है यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बता रहे हैं, नोट डाउन कीजिएगा कि ऋग वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति लगभग ठीक थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा दयनीय हो जाती है। उनके अधिकार जो है सब कुछ छीन लिए जाते हैं, और उनको सिर्फ यही कहा जाता है कि वो जो है सिर्फ घर की काम करने के लिए बनी है महिलाएं। और साथ में आपको बता दें कि उत्तर वैदिक जो काल आता है उसमें बहुत ज्यादा पाखंड भी बढ़ जाता है। पूरा बहुत ज्यादा जो है आपका ब्राह्मणवाद बढ़ जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब आगे आपको पढ़ना होगा इतिहास तब। चलो आगे बढ़े। ऋग्वेद की जो भाषा है यह प्राक संस्कृत एवं या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ये भी आप सबको याद रखना चाहिए। आपसे पूछ देगा कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी, अब आप क्या कहिएगा? तो आपको याद रखना है कि प्राकृत भाषा जो प्राक संस्कृत था उस समय का, उसी में से एक वैदिक संस्कृत था जिसको हम ऋग्वेद की भाषा मानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोग को मजा आया होगा इस चीजें समझने में। यहाँ देखिएगा, संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में कुछ विशेषता है जो कि समझते हैं, इसको देखते हैं। संस्कृत भाषा भारतोपीय, जो कि भारतोपीय भारत और यूरोपीय जो है इसके एक भाषा का जो है संस्कृत निकला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना होगा। वैसे विद्यार्थी जो शिक्षक बनने वाले हैं हिंदी से, हिंदी साहित्य उनका विषय है, उनका पहला यह टॉपिक होता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्या? तो भाषा, ठीक है। भाषा ही पहला उनका टॉपिक होता है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग हिंदी को। देखिएगा, जब आर्य जो है, ध्यान से समझेंगे, जब आर्य जो है यह कहाँ से? तो मध्य एशिया से निकले थे। मध्य एशिया से ये अलग अलग क्षेत्र में जो है निकले थे। तो कुछ लोग जो है यह आपका अफ्रीका की ओर चले गए थे, कुछ लोग जो है यूरोप की ओर चले गए थे, और कुछ लोग जो हैं यह आपका जो है एशिया में ही रहे लेकिन भारत के क्षेत्रों में आ गए हैं। और जो भारत के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आए, जहाँ पे सिंधु नदी बसती है इधर वाले बेल्ट में, तो इन क्षेत्रों में जो लोग आए हैं इसको आपको कहा गया क्या? ये
इनको आपका आर्य कहा गया। क्या कहा गया? आर्य कहा गया। और इनकी जो भाषा थी ये संस्कृत मानी गई थी। यही बात आपको याद रखना है, जो कि आपको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी यही सारे चीज पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। भारत कई भाषा में जो है, भारत की जो भाषा है कई भाषाएं हैं, जिसमें असमिया हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसी फारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषा जैसे आपका अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी जो है अलग अलग देश की भाषा है। हर राज्य का, हर देश का एक भाषा होता है ना, जिस प्रकार से आप देखिए। ठीक है, उनमें से उन्हें एक परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द ऐसे थे जो कि उदाहरण के लिए मातृ, मातृ का मतलब होता है संस्कृत, माँ का मतलब होता है हिंदी, और मदर का मतलब होता है अंग्रेजी शब्द को देखे गए हैं। इसलिए इसको भाषा जो है एक भारोपीय परिवार कहा गया है। ठीक है, आपको बता दें कि कुल भाषा जो है यह 12 परिवारों में विभक्त है। ये भी आपसे कभी पूछे लिए जाए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आपको बता दें कि हम हिंदी साहित्य को भी पढ़ाते हैं। तो अगर आप सभी विद्यार्थी ज्यादा संख्या में अगर हमारे क्लासेस से जुड़ जाएंगे तो हम सभी बैच को आकर लेने लगेंगे। लेकिन अभी जो है कोई देखते ही नहीं है क्लास, आगे और इतना क्या पढ़ाएं हम। ठीक है, वैसे आपको सब कुछ मिलेगा, शिक्षकों से संबंधित ए टू जेड आपको जो है यहाँ पे कंटेंट मिलेंगे। चलो, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की जो भाषा बोली जाती थी, उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार भी बोली भाषा बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ ये भाषा परिवार की भाषाएं है। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्से ऐसी है जो कि बोले जाने वाली भाषा जो है एस्ट्रो एशियाटिक है। ठीक है, एस्ट्रो एशियाटिक परिवार के थे। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है। ये छोटा सा एक परिचय था भाषा के बारे में। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा माथापैची नहीं करना है। ठीक है, हम पहले ही आपको बता दिए हैं, इसमें ज्यादा माथापैची नहीं करना है। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि समझना था हमको। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, अति महत्वपूर्ण है। चलो इसको देखते हैं। इतिहासकार पुरातात्विक पुरातात्विक जो हैं इसकी तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। इसके लिए भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में कुछ युक्त सूक्त जो है वार्तालाप के रूप में हमें दिखी है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवी के रूप में पूजित दो नदी, जिसमें हम बात करें आपका व्यास और सतलज नदी, ये दोनों नदी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो दोनों नदी है किस नदी का सहायक नदी है। प्यारे साथी, कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि ये सारे जो है किस नदी का सहायक नदी है। तो आपको कमेंट में बताना है। हम देखना चाहते हैं कि आप मेरा सारा क्लास देखते हैं कि नहीं देखते हैं। चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, चलिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, ये जरूर बताइए। ठीक है, क्लास को आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम आगे भी आरंभ रख सकें। देखिए, सब्सक्राइब लाइक ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपका फीडबैक अगर आने लगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे में कमी क्या है, हम किस चीज को सुधार करें, या फिर आगे और क्या आपके लिए बेहतर लाएं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। जाना देखना और नहीं देखना अलग बात है, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आप लोग अपना फीडबैक दें, ताकि आप लोग भी जब शिक्षक बनकर जाएं, आपको भी तो कोई फीडबैक देगा, तब तो आपको पता चलेगा ना कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार से इम्प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जरूर कीजिए। एक अच्छे शिक्षक दूसरे शिक्षक को समझ सकता है, मुझे उम्मीद है। चलो आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। ऋग्वेद की जो पांडुलिपि का पन्ना है, ये पांडुलिपि हम क्या है, हम आपको बताए थे ना, पांडुलिपि जो है एक प्रकार का जो है आपका भुज नामक, ठीक है, परसों के हम जो है क्या बोलते हैं, क्लास में बताए थे, भूज्र। ठीक है, भूज्र नामक एक वृक्ष है। उस वृक्ष के छाल से जो जो है पांडुलिपि लिखी जाती थी, उस वृक्ष के छाल पे। ठीक है, पांडुलिपि लिखी जाती थी। ठीक है, इसको याद रखना। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, भूज्र की जो वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई जाती है। देखो मिल गया ना। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद का सबसे
पहली बार छापने वाली इसका उपयोग किया गया था। अब यहाँ पे देखो आपसे यही सब पूछे जाते हैं ना, ये जो छोटा छोटा लिखा हुआ होता है लोग अक्सर इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि पांडुलिपि किस चीज से बनते हैं, तो भुज नामक ब्रिज से। कौन से ब्रिज से? भुज नामक। और यह कब मिला है हमें? ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने का जो हमें साक्ष्य प्राप्त होता है कब? तो 150 साल पहले। ठीक है। इसकी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया है और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब चीज आपको स्मार्ट बुक में नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड बुक, बड़े बड़े बुक ले लीजिए, किसी के बड़े बड़े नोट्स ले लीजिए, कोचिंग के नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। यही सब अपना एनसीईआरटी कहलाता है। और ऐसे ही नहीं, बड़े बड़े आयोग, बड़े बड़े आपका जो एग्जामिनर है एनसीईआरटी को महत्व देते हैं। कुछ तो बात रही होगी, तभी तो कोई उसका नाम लेते हैं ना। तो ये हर चीजों को समझना है। चलो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सबको चीजें समझ में आती होगी। अब विश्वामित्र और नदिया, ये एक कहानी है जो कि मुझे लगता है कि ये कहानी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये कहानी को आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा, ये कहानी कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये कहानी कुछ खास नहीं है, बस कहानी में समझाने का प्रयास किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं और सीधा सीधी हम अपने पॉइंट को समझते हैं, क्लास को ज्यादा लेंदी ना कर कर हम लोग टॉपिक को समझे। मवेशी और घोड़े और रथ, ये क्या है? मवेशी का मतलब आपको पता है साथी, मवेशियों का मतलब होता है कि गायों का पालन करना मवेशी कहलाता है। और घोड़े, रथ मतलब उस समय हम लोग यह देखने का कोशिश करेंगे कि जो उस आर्य जो हैं, आर्य शुरुआत में जब भारत आते हैं, तो हम आपको कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं, सुनिएगा। जब आर्य भारत आते हैं तो उनका जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं था। ठीक है। उनका उद्देश्य क्या था? सिर्फ अपना पेट को भरना। ठीक है ना, याद रखिएगा, पेट को भरना था। और पेट भरने के लिए कृषि करना होता था। कृषि करने के लिए आपको बैल की, आपको गायों की जरूरत होती थी कि नहीं होती थी? होती थी। तो इसलिए मवेशियों का जो है सर्वप्रथम पालन किया जाता था। और आपको बता दें कि मवेशियों का जो रक्षा है, गाय हत्या, ठीक है, गौ हत्या पे जो रोक है, ये आर्यों का ही देन था। ठीक है। उस समय जो है ये गायों को अपनी देवताओं के देवी देवता मानते थे, इसलिए गौ हत्या का विरोध करते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कहानी आपको समझा रहे हैं, चीज को समझिएगा, तब आपको ज्यादा मजा आएगा एनसीईआरटी समझने में। देखिए, जब आर्य भारत आए थे ना, जब भारत में आर्य आए थे, तो यहाँ पे जो है ये अलग अलग कबीलों में बस गए थे। किसमें? अलग अलग कबीले में बस गए थे। ठीक है। अब यही कबीला जो है सब धीरे धीरे मिलकर क्या होगा, तो एक नगर बनेगा। क्या बनेगा? एक नगर बनेगा। फिर ये नगर जो है, ये बहुत सारे नगरों को मिलकर क्या बनेगा, एक गांव बनेगा। और एक गांव बनकर जो है एक जनपद बनेगा, महाजनपद बनेगा। इस प्रकार से आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम चीजों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब जब यह आर्य आए और ये जब आर्य जो है अलग अलग कबीले में बस गए, तो क्या हो गया था, ये आपस में ही टकराव करते थे, आपस में ही लड़ जाते थे। किस लिए? तो ये मवेशी को लेकर। उस समय जो आर्य लोग थे, इन एक दूसरे में क्या करते थे, तो मवेशी का चोरी किया करते थे। ठीक है। ये कहानी हम आपको बता रहे हैं जो कि आप स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे, ऑथेंटिक कहानी है। ऐसा नहीं कि कोई हम मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। बस रिलेटेड कीजिए तो ये सारा कहानी आपको समझ में आएगा कि आर्य लोग भारत क्यों आए थे, कैसे आए थे, और आगे इनका विकास किस क्रम में हुआ है। तो जब आर्य आए तो ये शुरू में किसान थे। ठीक है, कृषि करते थे और गाय को अपना माता मानते थे। ठीक है, बैलों को भी अपना पालन पोषण करते थे, साथ में ये घोड़े और रथ रखा करते थे। ये सब आपको जानकारी पता है। ये शुरुआत में जो है आपका कबीलों में बसा करते थे और हर कबीले का एक मुखिया हुआ करता था। ठीक है, हर कबीले का एक मुखिया हुआ करता था। तो इस प्रकार से हम लोग चीजों को समझ गए। हाँ, एक बात और है, ये आर्य जो है ये बाहरी थे ना, ये तो मध्य एशिया से आए हैं। तो आपको ये बताना है कि जो भारत में लोग थे उसको क्या कहा गया है। तो इसको कहेंगे हैं प्यारे साथी, लीजिए कलर चेंज करके आपको बताते हैं। इसको कहा गया है पनी। क्या कहा गया है? पनी। ठीक है। पनी जो है ये कौन था? तो पनी जो है ये भारत का मुख्य, या फिर हम कह ले भारत का मूल निवासी था पनी। और पनी जो है यह आर्य के साथ युद्ध हमेशा होता था पनियों का। ठीक है। पनी को जो है आर्य क्या कहते थे, तो साथियों इसको गैर आर्य कहते थे। इसको बहुत सारे अलग अलग नाम में से जानते थे, इसको तुच्छ मानते थे, ये सारे चीज। ठीक है।
आर्यों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझना है। ये कौन थे? तो यह एक मतलब हम कह लें आदिवासी समाज के लोग थे, ठीक है, जो कि आदि मानव समाज के लोग थे पूर्व, और यही मूल निवासी थे। ठीक है, चलो, ये थोड़ा सा कहानी आपको समझाना जरूरी था, इसलिए हम कोशिश किए कि समझाएं। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखोगे, अब ऋग्वेद में मवेशी मवेशी जो है बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होते थे। ये अति महत्वपूर्ण है। मवेशी जो है, मवेशियों का जो है, यह घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होती थी। ठीक है, उसमें जो प्रार्थना होती थी ना, होती थी। एक पुत्र प्राप्ति के लिए और दूसरा जो है मवेशी की सुरक्षा, क्योंकि इनका उद्देश्य ही था, इनका उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा संख्या अपने जो है बढ़ाना, जिसमें पुत्र प्राप्ति हो। ठीक है, और दूसरा संख्या था कि इनको जो है घोड़े की प्राप्ति हो, तभी ना ये युद्ध कौशल में विजय होंगे। ठीक है, तो ये चीजों की याद रखना। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाई जाती थी। लड़ाई वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी। ठीक है, हम आपको शुरू में यही बताएं, जमीन के लिए लड़ी जाती थी। लड़ाई किस लिए थी? तो जमीनों के लिए थी। ठीक है, क्योंकि इनको खेती करना होता था। अच्छे चारागाह हो या जहां जैसी जल्दी हो तैयार हो, जो आने वाली फसलों के उपजाऊ उपजाऊ कर सके। कुछ लड़ाई पानी के स्रोतों के लिए होती थी, मतलब छोटे छोटे चीज के लिए। जब आर्य भारत में आए, हम आपको बताए ना कि अलग अलग कबीले में बस गए थे, और ये सारे कबीले के जो लोग हैं आपस में ही टकरा रहे हैं, छोटी छोटी अपने जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, ये लोग टकरा रहे हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। ठीक है, हम बताए ना सरदार कौन होता था, कबीला का मुख्य होता था सरदार, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए और कुछ धन जो है आपका आम आहुति में दी जाती थी। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। अधिकांश पुरुष की अगर मैं बात कर लूं, अधिकांश पुरुष की अगर बात की जाए तो इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, लोग सभाओं में मिले जुले होते थे। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा भी करते थे। वहां ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो ये था आपका आर्यों के आगमन की कहानी। जब आर्य आए तो यह जो है भारत में इस क्रम में ये ऐसे रहा करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द देखो, अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, देखते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या फिर समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की जो विशेषता है, यह बताने के लिए कुछ शब्दों को देखा गया है। ठीक है, क्या शब्द है हम सब जानते हैं, देख लेते हैं। देखो, ऐसे दो शब्द जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया, पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है। देखो, पुरोहित जो है ये अपने आप को क्या करते थे? तो ये जो है धर्म के ज्ञाता मानते थे। ठीक है, राजा उनको कहा गया है जो कि आम जनता का रक्षा करते थे बाहरी लोगों से। ठीक है, वैश्य को राजा क्या कहा गया है। वैश्य एक आएंगे आपको, वैश्य, इसको क्या काम था? तो इसको जो था, इसका काम था जो खेती गृहस्थी करना। क्या करना था? खेती गृहस्थी करना था। और इस राजा जो थे ये क्षत्रिय कुल के आते थे। और आगे हम जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां एक और आपका जो है वर्ग जुड़ जाएगा, जिसको हम शूद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। और इसको क्या है? तो इसको इन सभी वर्गों की, तीनों वर्गों की क्या है, तो सेवा करने के लिए माना गया है। ये हम नहीं, बल्कि यहाँ पे समझाया गया है। लेकिन हम सबको पता है कि ये सब जो है बात कुरूतियों में लिखा गया है, ये सत्य वास्तविकता नहीं है। लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, साथ ही इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ खास तो है नहीं जो कि आपको, चलो देख ही लेते हैं हम लोग थोड़ा स्पीड में। जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो फिर छोड़े क्यों। देखोगे, जनता या फिर पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था आपका जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषा में आज भी होता है। जन का मतलब होता है ना जनता, आज भी तो हम लोग जन का प्रयोग करते हैं ना। जन का मतलब होता है पूरा समूह। ठीक है, तो दूसरा था विष, जिसे वैश्य कहते थे। अति महत्वपूर्ण है ये सारे बात। विष का मतलब आपसे पूछ देगा, यही यही सब चीज जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मेरा खासियत है कि हम चीजों को नजरअंदाज नहीं करते हैं, न करने देते हैं।
ठीक है, तो ये चीज है। आपको आपको पूछ देता कि ऋग्वेद में, या फिर आपसे पूछ देता कि जो है आपका आर्यों के द्वारा जो है विष किसे कहा गया है, तो आप लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो विष जो है वैश्य के लिए कहा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में विष और जनों ने के नाम लिख मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष भरत जन या फिर पुरु यदु जन जो है या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। ये जो पुरु है, ये जो आप विष देख रहे हैं, ये सब आगे आपको देखने को मिलेगा। ये सब मिलकर एक जो है आपका जनपद बनाते हैं। ठीक है, ये आपको देखिए, हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं ना, तो आपको इस बुक में उसी लेवल का मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ये वाला क्लासिक का, ये एनसीईआरटी तो ये सोचकर नहीं बनाया कि कोई कंपटीशन वाले बच्चे पढ़ेंगे। वो तो ये सोचकर बनाया है ना कि क्लासिक के लेवल का ही बच्चा को पढ़ाना है, तो इसलिए आपको जानकारी भी उतना ही मिलेगा। आप इससे स्टैंडर्ड बुक को जाएंगे तो यहाँ से और भी डिटेल आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे भी, अभी फिलहाल हम लोग इतना पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। जिन लोगों ने इस प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तथा वे विरोधियों को दास या फिर दुष्ट कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछ देगा कि आर्यों के द्वारा अपने विरोधी को किस नाम से पुकारा जाता था, तो दास या फिर दुष्यु। ठीक है, दस्यु कहा गया है, दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करा करते थे। अति महत्वपूर्ण है बात, ये सारे बात। ठीक है, यज्ञ नहीं करने वालों को क्या कहा गया है, तो दस्यु कहा गया है। और इन्हीं शब्दों को जो है आपको एग्जाम में खिलवा जो है आपको शब्दों के साथ खेल होता है एग्जाम में। बाद की बात अगर बात कर ले तो बाद में दास जो है स्त्रीलिंग अर्थात दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। ठीक है, तो ये जो दास है, दास जो एक है क्या है, आपसे पूछ देगा कि दास स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो आपको बताना है कि दास जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है दासी बन गया आगे चलकर। ठीक है, गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिनको युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की याददान माना जाता था और मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। ये एक प्रकार से अपनी कहानी है, जो कि आगे आप लोग समझ ही रहे होंगे, इतने तो समझदार हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये क्या है भाई, ये क्या है, थोड़ा सा इस पे हम चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। देखोगे, जो भी महत्वपूर्ण है उसको अंडरलाइन जरूर करते रहेंगे। देखो, ये शिलाखंड महापाषाण अर्थात महा जो कि बड़ा पाषाण और पत्थर का मिश्रण जो है महापाषाण कहा गया है। ठीक है, महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े कड़ी करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रों में बनाने की जो प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, तो साथी अपने चैप्टर का नाम ही है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो किताबों के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, ऋग्वेद है, उत्तरवेद है, आप सॉरी ऋग्वेद है आपका, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या इसमें विशेषता है। अब हम पढ़ेंगे कब्रों के बारे में। साथियों, जब आर्य भारत में आगमन किए थे तो यहाँ पे जो प्रारंभिक सनातन धर्म उदय हो रहा है, तो यहाँ पे जो उस समय जो मृत्यु लोग होते थे उनको किस प्रकार से दफनाया जाता था, तो उनको जो है कब्रों में दफनाया जाता था। ठीक है, कब्रों में। और यह जो है आपका लगभग 300 साल पहले शुरू हुआ था। यह प्रथा दफन दक्षिण भारत, उत्तरी भारत और आपका कश्मीर में प्रचलित थे। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछ देगा सीटेट में या फिर आपसे शिक्षक भर्ती एग्जाम में कि भारत में दफन करने की जो, ठीक है क्या है, भारत में दफन करने की जो व्यवस्था है, ये हमें कब दिखती है, तो 300 साल पहले दिखती है। किन क्षेत्रों में दिखती है, तो ये हमें पूर्वी भारत, कश्मीर और आपका दक्कन के कुछ क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरा स्थल जो कि आगे हम लोग देखेंगे मानचित्र के माध्यम से। चलो चलो देखते हैं आगे। ये यहाँ पे देखिएगा कि चित्रों के माध्यम से यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें हैं, देखते हैं। ये वाला चित्र आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखो क्या है ये चित्र, इसको समझ लो। ये जो पिक्चर को समझेंगे ना, सारा कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखोगे, इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान कहा जाता था, शिष्ट कहा जाता था। यहाँ सिखाए गए शिष्ट में एक
पोर्ट होल होते थे, बड़ा सा होल होता था जो कि शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता होता था। ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसी की बात की जा रही है, एक बड़ा सा होल। ठीक है, इसको एक बड़ा सा होल की संज्ञा दी गई है, जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए, कई बार पुरातात्विदों को जो है गोलाकार सजाए हुए गए पत्थर मिले, कई बार केवला खड़ा हुआ पत्थर मिला। ये सारे केवला, ठीक है, ये एक ही प्रमाण है जो कि जमीन के नीचे कब्र को दर्शाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपसे पूछ देगा कि जमीन के नीचे कब्र को दर्शाने की जो है क्या साक्ष्य मिले हैं, तो आपको याद रखना है वो गोलाकार पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। तो ये सारे जो है पुरातात्विकों को द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि उस समय जो है इस प्रकार की जो है कब्र जो है बनाए जाते हैं। इन कब्रों में कुछ समानताएं होती थी। सामान्य मृतक को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। और यही अपने को याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछ दिए जाएंगे तो यही अपने को याद रखना है। ठीक है, इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर के सोने के गहने। ये सारे हमें मिले हैं कहाँ पे, तो कब्रों में। कहाँ मिले हैं, कब्रों में मिले हैं। ये आपको याद रखना है। देखो, ये सारे जो है उस समय के क्या है, उस समय के अस्त्र शस्त्र हैं। ठीक है ना। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है। लोगों की जो सामाजिक असमानताएं थी यह किस थी, कैसे थी। पुरातात्विक का यह मानना है कि कंकाल के साथ पाई जा गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र में की तुलना में दूसरी कब्र की ज्यादा चीजों मिलती थी, जो कि हम लोग मानचित्र में ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, बारागिरी की खोज, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके, मनके जो है कल के सेशन में हम आपको बताए हैं मनके क्या होता है, शंख पाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, इसको जरूर आप लोग कीजिएगा अंडरलाइन। ठीक है, इसको जरूर आप लोग कीजिएगा अंडरलाइन। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए कहता है यहाँ के व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके शंख मिले हैं। कहाँ के, तो बारागिरी की खोजों में। ठीक है, बारागिरी। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले, मतलब सीधा सीधी जिसके पास जितना धन है उस आधार पर वो दान कर रहा है। ठीक है, जैसे आज आप देखते हैं ना, किसी का बहुत ज्यादा दान मिल होता है, जब उसका क्रियाकलाप किया जाता था, ब्राह्मण को दिया जाता है, किसी में कुछ नहीं, मतलब जिसके पास जितना है उतना दे रहा है। तो यही कब्र की व्यवस्था है, आपको याद रखना है। क्या कुछ कब्र गाहे खास परिवार के लिए भी हुआ करता था। अब आप देखेंगे ईसा, खास करके हम अगर बात करें आपको, तो ईसा मसीह क्रिश्चियन समुदाय वगैरह में देखेंगे आप, जब आप चर्च जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे कब्र होती है तो कुछ खास लोगों के लिए होते हैं। आप कभी जाकर देखिएगा। तो यह व्यवस्था पूछी जा रही है क्या उस समय भी थी। देखिए, कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये सभी दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया। ठीक है, बाद में मरने वाले लोग को फोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया। ऐसे स्थान को गोलाकार लगाकर गए पत्थर के चट्टान चिन्हित किया जाता है, जो कि आने वाले समय में उसको पहचाना जा सके। ठीक है, ये इमाम गांव एक जो है इमाम गांव की घटना है, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बाकी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। चलो, और आपके लिए क्या है वो समझते हैं। चलो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इमाम गांव के, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला हम लोग जरूर देखेंगे। इमाम गांव के लोगों के काम धंधे। इमाम गांव में पुरातात्विक को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही से तो क्वेश्चन पूछेगा ना। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आपका, क्वेश्चन जो है आपका कहाँ से पूछेगा, यही से पूछेगा ना। आपसे पूछ देगा कि इमाम गांव से किस फसल के हमें साक्ष्य मिलते हैं, ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है ये सारे फसल के। कई जानवरों की हड्डी भी मिले हैं यहाँ से, इमाम गांव से। देखो, इंपॉर्टेंट यही सब चीज होता है, कहानी को मत पढ़ो, जो महत्वपूर्ण है उसे पढ़ो। कई हड्डी पर काटने के निशान मिले हैं, यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते थे। ये क्या है भाई, ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है, मोस्ट
लोग इसको खाते भी थे, ये भी हमें पता चल रहा है। जो कि इसमें अगर मैं बात कर लूँ तो गाय हो गया, बैल, भैंस, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, चिन ये सभी हो गए, ठीक है? ये सभी आप देख सकते हैं, ये सभी के सभी जो है उस समय के पशु हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वे आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के र रसभरिया एकत्र भी कर दिया करते थे। ये सारे इमाम गाँव की विशेषता है और आपको याद भी रखना चाहिए। इमाम गाँव क्या है? अब आप मुझे उम्मीद है कि नहीं भूलेंगे इमाम गाँव। देखिए, अब हमारे लिए चैप्टर में तो कुछ खास नहीं है, ठीक है? हम कोशिश किए हैं कि आपके जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे एनसीटेट की बात कर ले, चाहे बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, या फिर ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस में कोई भी शिक्षक भर्ती की बात करें, एनसीईआरटी सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप इस नजरिए से ना पढ़ें कि सीटेट निकालना है, बल्कि ऐसा नजरिए से पढ़ना है कि हमें सीटेट भी निकले और आगे शिक्षक भी हम बने, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसको आपको एक बार रिवीजन करवा दे, जिसमें आप देखिए यहाँ पे उपयोगी कुछ शब्द हैं, जिसमें हम बात किए थे वेद। वेद क्या होते हैं? प्रार्थनाएं क्या है? हम देखें भाषा, रथ के बारे में बात की, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र और अंतिम रूप से कंगाल और यह लोहा। इस कुछ प्रकार के जो शब्द हैं इसके बारे में हम इस क्लास में अध्ययन किए हैं। ये क्लास जो है पूरा इसी कुछ शब्दों पे टिके हुए थे, ठीक है? यही सब चीज जो है आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत सीखना होता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की अगर चर्चा की जाए तो ये तिथियां इस प्रकार है। देखो, वेदों की जो रचना की गई थी, फटाफट याद करना है, यह 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाण काल के निर्माण की शुरुआत आपका 3000 साल पहले इमाम गांव में कृषकों का जो निवास हुआ है, यह 3600 से लेकर आपका 2700 साल पहले। और चरक जो कि 200 साल पहले एक चरक जो है, यह वाला बात था, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यू है जो कि आपको रिवीजन करना चाहिए कि आप लोग चैप्टर में क्या पढ़े, ठीक है? निम्नलिखित को सुम्मिलित करो, कह रहा है। एक तरफ आपका सुम्मिलित करना है, रत है, यज्ञ है, दास है और महापाषाण है। दूसरी तरफ अनुष्ठान है, अच्छी तरह से बोला गया, युद्ध में प्रयोग किया जाता था, और गुलाम क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको बताना है, लीजिए आप लोग फटाफट अपने खुद से मिलान कीजिए, हम आपको सब बताए ना। रथ, रथ क्या होता था? रथ क्या होता था साथी? तो रथ एक अच्छी तरह से क्या होता था? युद्ध का प्रयोग किया जाता था, रथ के युद्ध का प्रयोग, ठीक है? उसके बाद दास, दास क्या है? तो दास एक प्रकार का गुलाम है। महापाषाण क्या है? महापाषाण एक अनुष्ठान है, ठीक? समझ आएंगे। यज्ञ क्या है? एक अनुष्ठान है। और महापाषाण क्या है साथी? तो महापाषाण जो है, महापाषाण जो है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूज है। महापाषाण यहाँ पे यज्ञ में मेरे ख्याल से अनुष्ठान नहीं होगा। यज्ञ में अच्छी तरह से बोलना, और महापाषाण अनुष्ठान होगा, ठीक है? वाक्यों को पूरा करना है, लीजिए वाक्यों को पूरा कीजिए फटाफट। आप सभी लोग वाक्यों को भी पूरा कीजिए। लीजिए, डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? दासों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? फटाफट बताइए, आपको बता दिए हैं। डैश में महापाषाण पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे? जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या फिर चट्टान डैश का काम करता था। क्या करता था? कब्र। क्या करता था? कब्र, ठीक है ना? पोर्ट होल का इस्तेमाल के लिए किस लिए करते थे? तो अपने सब एक परिवार के लिए, एक परिवार जो है, मतलब बहुत सारे कब्र है, उसको पोर्ट होल में ले जाते थे और उसको कब्र में दफनाते थे। इमाम गांव के लोग क्या खाते थे? तो जौ, हम बताए ना, वो लोग खाते थे आपका क्या, वो लोग फसल उपजाते थे, और साथ में वो लोग जो है बहुत सारे जो है भेड़ बकरी, ये सब जो हम आपको अभी ऊपर बताएं, ये सब जो है कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि वो लोग खाते थे, ठीक है? तो ये कुछ था आपका एमसीक्यू जो कि हम आपको बताए हैं। आगे हम बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे, डोंट वरी। आप लोग पहले थ्योरी क्लास को अच्छे से कर लीजिए कवर, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा साथी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से अ, विनती है, क्लास थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग पेशेंस के साथ क्लास को सुनिए, समझिए, ठीक है? हर क्लास में अपना महत्व होता है, हर बिंदु में अपना महत्व छुपा होता है। क्लास को जितना पढ़िएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं आपको सिर्फ सीटेट एग्जाम नहीं देना है, बल्कि सीटेट के बाद आपको शिक्षक भी बनना है, और शिक्षक बनने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में जाकर ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथी। जय हिंद, जय भारत।